जी सर। मित्रों, आपने पिछले 2 सत्रों में, पहला सत्र था प्रोफेसर आनंद प्रकाश सर का, जिसमें आपने लोक परंपराओं के मनोवैज्ञानिक पक्ष पे व्याख्यान सुना, जो अपने आप में भिन्न तरह का एहसास और समझदारी विकसित करने वाला व्याख्यान था। दूसरा भी आप सुन रहे थे फोक ट्रेडिशंस एज कम्युनिकेशन कैटलिस्ट के तौर पर व्याख्यान दिया हमारे सर ने। और तीसरा सत्र जो भी वसंत निर्गुणे सर का है, जिसमें जीवन में लोक विज्ञान विषय पर सर व्याख्यान देंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस सत्र में। लोक विज्ञान शब्द सुनते ही लगता है कि ये कुछ परस्पर विरोधी शब्द है। मतलब लोक है, परंपरा है, लोक और परंपराओं के बारे में एक अलग तरह की हमारी समझदारी है, भला उसका विज्ञान से क्या रिश्ता होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी समाज अपने भीतर से व्यावहारिक जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को हजारों सालों से निरंतर संचालित रखता है, और उसकी अपनी एक भीतर की वैज्ञानिकता होती है, इसलिए उसे लोक विज्ञान कहना अनुचित नहीं हो सकता है। और इस लोक परंपराओं को मैं थोड़ा सा एक छोटी सी रामचरितमानस की नहीं, रामायण की एक छोटी सी कथा का टुकड़ा सुना करके आपको इस लोक परंपरा के बारे में कुछ आगे कार्यक्रम को बढ़ाने की बात करूंगा। राम जब वनवास को चले गए थे तो माँ कौशल्या पीछे पीछे दौड़ी जा रही थी कि राम को रोक सकूं कि वनवास जंगल में न जाएं, जंगल में न टिकें। तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी और भागते भागते तेजी से पीछा कर रही थी राम का। तब तक झरबेरी के पौधे से उनकी साड़ी अटक गई और वो बार बार जोर से चिल्ला रही थी, किसी ने मेरे राम को देखा, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको। तो झरबेरी के पौधे ने जवाब दिया कि वह इसी रास्ते से गए हैं और मैंने उन्हें देखा था, और तुम्हारी तरह उनकी धोती भी मेरी झरबेरी से फंस गई थी और मैंने बहुत देर तक उन्हें भरमाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की। कौशल्या इस बात से बहुत खुश हुई कि इसने राम को रोकने की कोशिश की और झरबेरी के पौधे को वरदान दिया कि तुम जो है अजर अमर रहोगी, तुम्हें काट भी दिया जाएगा तब भी तुम फिर से पुष्पित पल्लवित होकर के उभर आओगी, और इस तरह से कभी तुम्हारा अंत नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि हमारी लोक परंपराएं भी इसी झरबेरी के पौधे की तरह होती हैं, जिन्हें अलग अलग समय पर इतिहास के अलग अलग दौर में लगभग खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन परंपराएं फिर से जीवित होती चली गई। और उस रूप में इन परंपराओं के भीतर जीवित रहने की जो ताकत है, जो तत्व है, वो उनके भीतर की वैज्ञानिकता से आती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा ये सत्र केंद्रित है कि लोक का भी भला अपना कोई विज्ञान होता है, लोक जीवन की, लोक परंपराओं की भी अपनी कोई वैज्ञानिकता होती है, और इस तरह से एक वैज्ञानिक जीवन परंपरा लोक के माध्यम से भी निरंतर गतिशील रहता है क्या। इस संदर्भ में हम आज अपने महान वक्ता वसंत निर्गुणे सर का व्याख्यान सुनेंगे। सर व्याख्यान दें या शुरू करें उससे पहले मैं सर का एक छोटा सा परिचय आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। वैसे परिचय सर का बहुत विशाल है, क्योंकि सर कई संस्थाओं के निर्माता हैं, संस्थापक हैं। 30 से 40 पुस्तकों के का सर ने लेखन किया है, और इसी तरह से बहुत सारे शोधालेख वगैरह सर ने लिखे हैं। तो उस विस्तार में न जाकर के मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आप लोगों के सामने रखता हूँ सर का। वसंत निर्गुणे जनजातीय और लोक संस्कृति, साहित्य और कला के अध्येता हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के अलावा छत्तीसगढ़ की कला परंपरा, कला रूपों और वाचिक परंपरा के अनेक रूपाकारों तथा गोंड, बैगा, कोरकू, भील, सहरिया, भारिया एवं लोक जनजातियों पर विशेष रूप से समग्र जनजातीय सांस्कृतिक परंपरा का अध्ययन किया है। वे स्वयं एक लोक परंपरा से जुड़े हुए हैं, और आज अगर कहें तो उनके अध्ययन और मनन से लगता है कि लोक परंपरा के संदर्भ में वे स्वयं एक संस्थान बन गए। श्री निर्गुणे का जन्म पुराण प्रसिद्ध नगरी महिष्मती, वर्तमान में महेश्वर, पश्चिम निमाड़, मध्य प्रदेश में हुआ। उन्हें साहित्य अकादमी दिल्ली का भाषा सम्मान, टैगोर रिसर्च स्कॉलर फेलोशिप तथा प्रदेश से अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें श्री नरेश मेहता वांग्मय सम्मान और मंडन मिश्र सम्मान प्रमुख है। वे 30 से अधिक पुस्तकों के रचयिता हैं, और ये सारी की सारी पुस्तकें लगभग लोक परंपरा पर ही है। उन्होंने सोवियत संघ रूस में आयोजित भारत महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने 5 लघु कला फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया तथा भोपाल के जनजातीय संग्रहालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे पूर्व सर्वेक्षण अधिकारी, आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी भोपाल में रह रहे थे। अब सेवानिवृत्त होकर के भोपाल में ही सर रह रहे हैं। सर, आपका अध्ययन का काम करने का दायरा इतना विस्तृत और विशाल है कि उसमें अगर हम बातचीत करें तो एक पूरा सत्र चला जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम आपके इस विषय पर कि लोक जीवन में जो विज्ञान है, जीवन में लोक विज्ञान है, उस पर आपकी बातचीत सुनकर उसका लाभ उठाएं।
इसीलिए मैं माइक आपको सौंपता हूँ और जीवन में लोक विज्ञान पर आपका व्याख्यान हम सब सुनना चाहते जी हैं। धन्यवाद। हाँ, बहुत काफी विस्तार से मेरा परिचय दिया गया। मैं सबको नमस्कार करता हूँ और अपनी बात जीवन में लोक विज्ञान से संबंधित कुछ बातें जो मुझे समझ में आई है और मेरे अनुभव से जो गुजरा है उसको लेकर के मैं अपनी बात कहूंगा। जहां तक जीवन का संबंध है वो लोक विज्ञान से ही प्रारंभ हुआ है। जीवन, प्रकृति और सृष्टि, ये तीनों एक एक रेखिक पंक्ति में है और इसी से कहीं न कहीं विज्ञान उत्पन्न हुआ है। जीवन, प्रकृति और सृष्टि, या प्रकृति, जीवन, सृष्टि, चाहे किधर से भी आप ले लें, तीनों कोणों से मिल करके हमें लोक विज्ञान की तरफ संकेत करता है। मैंने कुछ उदाहरण चुने हैं, उनको मैं पहले रखना चाहूंगा। वैसे एक कथा मुझे याद आ रही, आपने भी कथा से शुरू किया था, तो मुझे एक कथा याद आ रही है कि एक बाढ़ में एक व्यक्ति घिर गया और वो धारा के विरुद्ध अपने हाथ पैर मारने लगा और ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन वो उसकी कोशिश जो है वह असफल हो रही थी। वह धारा के विरुद्ध अपने हाथ पैर चला रहा था, लेकिन थक रहा था, बुरी तरह से थक गया वो। इसी बीच में एक बाढ़ में बहता हुआ एक लकड़ी का डुंड जो है उसके पास से निकला। उसे कुछ थोड़ा सा आभास हुआ कि क्या मैं इस लकड़ी के डुंड की तरह नदी के विपरीत न जाते हुए उसकी धारा के साथ बहने लगूं तो क्या मैं बच जाऊंगा। बस इतना सा एक संकेत मिलता है उसके दिमाग में और यहीं से उसका एक विज्ञान शुरू होता है। वह थोड़ी देर में एक दूसरी लकड़ी बहते आई, उसने उसको पकड़ा और उसके साथ जो धारा के साथ वो बहता बहता फिर किनारे पे लग गया। मैं सोचता हूँ यहाँ ही मनुष्य ने इसी तरह से लोक विज्ञान गढ़ा होगा। अब प्रारंभिक वैसे तो देखा जाए तो हमारे यहाँ विज्ञान मनुष्य के जीवन के साथ ही शुरू हुआ है। जब प्रकृति अपने पूर्ण रूपाकारों में प्रकट हो चुकी थी, उसके पश्चात मनुष्य का जन्म होता है और प्रकृति के इन रहस्यों को जानने के लिए और प्रकृति के इन विविध आयामों को देखने के लिए पश्चात उसके मन में ये आता है कि ये हो कैसे रहा है, आखिर क्या है सृष्टि में जो इस तरह से वो हमें प्रेरित करती है। इस प्रेरणा को लेकर के ही कहीं न कहीं लोक विज्ञान का जन्म होता है। पृथ्वी का बनना, अब देखिए इसमें चार घटक मुझे दिखाई देते हैं पूरे भारतीय ज्ञान परंपरा में, विज्ञान परंपरा में। एक तो हमारे प्रत्यक्ष रूप में अब देखें तो वैदिक विज्ञान, सनातन विज्ञान और उसके पश्चात हम देखते हैं कि लोक विज्ञान आता है। लेकिन इन तीन विज्ञानों की प्रशाखाओं के पहले, वैदिक विज्ञान के पहले क्या था? मैं सोचता हूं वो आदि विज्ञान था। आदि विज्ञान आदिम मनुष्य के ज्ञान का प्रथम मतलब स्पर्श था, जिसके कारण उसने कुछ चीजों को समझने की कोशिश की। और जैसे सूर्य का उदय होना, अस्त हो जाना, बादलों का घिर जाना, वर्षा होना और किसी बीज का जमीन में गिर करके उससे अंकुरित हो जाना, इसमें मनुष्य ने, सब प्रारंभिक मनुष्य ने इसके बारे में सोचा कि ये होता कैसे है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी था जिसके पास अपना विवेक था, अपनी प्रज्ञा थी, अपनी मेधा थी। बाकी सब जीवों में
एक सामान्य प्राकृतिक प्रज्ञा और प्रतिभा रहती है, लेकिन मनुष्य के पास एक विशेष विवेक नाम का ज्ञान जो है या प्रज्ञा है, वो उसके पास होती है, जो सोचने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो उन्हें देखा कि इन सब चीजों में कौन सी चीज ऐसी है जो संचालित करती है पूरे मनुष्य को भी, प्रकृति को भी और सृष्टि को भी। तो उन्होंने इसके बारे में सोचना शुरू किया। तो आदिम ज्ञान जो है, अब मुझे आदिम ज्ञान के बारे में थोड़ा सा बात कहते हुए फिर वैदिक और सनातन विज्ञान के बारे में बात करूं, फिर उसके बाद में लोक विज्ञान की बात करेंगे। तो मैं सोचता हूं कि आदिम ज्ञान, आदिम विज्ञान जिसको हम कह सकते हैं, वो किस तरह से लोगों के दिमाग में आया और उसे अपने जीवन के लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिम मनुष्य के सामने अपने जीवन को गढ़ने का प्रश्न उपस्थित था। वो कोई विज्ञान की तरह आविष्कारक नहीं था, उसने विज्ञान की तरह कोई आविष्कार नहीं किया, लेकिन अपने जीवन को गढ़ने के लिए जिन जिन विधाओं को उसने खोजा और जिनसे उसका जीवन आगे अग्रसर हुआ, उन सब चीजों में यदि हम देखें तो मैं सोचता हूं कि वो विज्ञान है। देखिए, सबसे पहले आदि मनुष्य ने जंगलों में और पहाड़ों पे और गुफाओं में रहना शुरू किया। तब एक उसके पश्चात प्रागैतिहासिक काल में जब वो मैदान में आया तो उसने देखा कि एक बीज पेड़ से नीचे गिरता है और बरसात के समय वो अंकुरित हो जाता है। इसके पीछे क्या विज्ञान हो सकता है? तो यहाँ से मनुष्य ने बीजों को देखना, परखना, समझना और उसके ज्ञान को प्राप्त करने की शुरुआत की। और उसने देखा कि इसमें कोई ऐसी चीज है जैविकी जो उसको बार बार पैदा करने की शक्ति रखती है। इसलिए उसने बीजों को सबसे पहले बोना शुरू किया और यहाँ से कृषि संस्कृति का विकास होता है। और यहीं से मैं सोचता हूँ कि लोक संस्कृति या लोक का भी निर्माण शुरू होता। आदिम युग बिल्कुल अलग था, उसको हम लोक का एक प्रारंभ था, वहीं से लोक, उसके बाद में लोक बनता है जो उसके विज्ञान को खोजता है और वो लोक विज्ञान कहलाने लगता है। इस तरह से आदिम, देखिए, सबसे पहले आदिम मनुष्य ने जो अग्नि, आखेट के समय अग्नि का आविष्कार उसने खोजा, पत्थरों से चिंगारी निकाल करके जो उसने सबसे पहले अग्नि को देखा, समझा, उसका उपयोग करना शुरू किया, ये आदि मानव ने ही किया और यहीं से विज्ञान शुरू होता है। जिस पाषाण काल में जिस कुल्हाड़ी का, लकड़ी की कुल्हाड़ी का जैसे आकार आज है, उसी तरह वो पत्थर की उसने कुल्हाड़ी बनाई, उसका आकार आज तक नहीं बदला है। जो प्रारंभिक मनुष्य ने 3 पत्थर रख करके चूल्हे का जो आकार दिया है, वो आकार आज तक नहीं बनता है। प्रारंभिक स्त्री ने, आदिम स्त्री ने जो सबसे पहले एक रोटी बनाई होगी तो उसका आकार अब गोल है। आज भी रोटी का आकार गोल ही है। ये आदिम विज्ञान, मैं इसको आदिम विज्ञान करता हूं और यहां से विज्ञान की नींव पड़ती है और इसको आदि विज्ञान। उसके पश्चात मनुष्य विकासशील होता है। मनुष्य विकासशील है प्रारंभ से। उसकी अपनी आवश्यकताओं को प्राप्ति के लिए भूख और वस्त्र, प्रकृति के साधनों को प्राप्त करने के लिए वह कोशिश करता रहा। इसमें से एक विज्ञान पैदा हुआ जिसको हम प्रारंभिक विज्ञान कह सकते हैं और इससे मनुष्य को जीवन में बहुत सारे आयाम खुलते हुए नजर आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि उसके पश्चात एक समय आता है जब वैदिक
संस्कृति शुरू होती है, जहां से विज्ञान शुरू होता है। हमारे वैदिक विज्ञान में जो वेदों में विज्ञान आया है उसका विस्तार से दयानंद सरस्वती जी ने सत्य प्रकाश में बहुत विस्तार से, यहाँ तक कि उन्होंने वेदों के एक एक मंत्रों का भी वैज्ञानिक अर्थ बताने की कोशिश की है। एक विज्ञान वहां पूरी तरह से उपस्थित होता है। मैं सोचता हूँ इस सबको हम लोक विज्ञान की ही कहेंगे, जो एक धारा की तरह बहता हुआ आया। वेदों में जो बात कही गई है, एक बात को मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय लोक मनीषा ने इस विज्ञान को अपनी बौद्धिक और आत्मिक क्षमताओं में बहुत पहले पहचानने की कोशिश की है। जैसा कि दिनेश चमोला एक बहुत अच्छे लोक विज्ञान के और विज्ञान के लेखक हैं, जिन्होंने विज्ञान को फिक्शन के रूप में लिखा है। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही है, मैं उसको यहाँ उद्धृत करना चाह रहा हूँ। वैज्ञानिक चेतना का यह ऊर्ध्वमुखी स्वरूप भारतीय परिवेश में प्राचीन काल से आज तक बड़े परिमार्जित रूप में दिखाई देता है। इस परंपरा में अनेकानेक भारतीय मनीषी वैज्ञानिकों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। रेखा गणित की रचना करने वाले आपस्तंभ ऋषि, नवांक तथा शून्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले प्रख्यात ज्योतिर्विद एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, नक्षत्र विज्ञान के अप्रतिम दृष्टा वैज्ञानिक वराहमिहिर, घनमूल वर्गमूल के आविष्कारक ब्रह्मगुप्त, अंक गणित और बीज गणित के रचयिता भास्कराचार्य, रसायन, धातु विज्ञान और आयुर्वेद के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान देने वाले चिकित्सा शास्त्र और औषधि विज्ञान ग्रंथों में रचयिता चरक, संधान शल्य कर्म के जनक सुश्रुत, अष्टांग हृदय के प्रणेता बाणभट्ट, सर्वाधिक चर्चित शल्य विज्ञानी धन्वंतरी, हस्तायुर्वेद नामक पुस्तक के रचयिता है कायाकल्प, ब्रह्मा जी से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने वाले अश्विनी कुमार, यंत्रार्णव और भारद्वाज संहिता के रचयिता महर्षि भारद्वाज, प्रख्यात गणितज्ञ बोधायन और गृहस्थ समुद्ऋषि इंद्र के दूरभेदी बाण का निर्माण करने वाले त्वष्टा तथा शिल्प विज्ञान के शिखर पुरुष विश्वकर्मा के नाम आज भला कौन अपरिचित है। भारतीय विज्ञान के वेद पुराण काल के सारे संदर्भों को एक जगह एकत्र करके डॉक्टर चमोला ने हम पर बड़ा उपकार किया है। इसे पढ़कर कोई भी भारतीय लोक विज्ञान की पृष्ठभूमि को आसानी से समझ सकता है और यह जान सकता है कि भारतीय विज्ञान के आयाम कितने पुराने आयाम है। अब मैंने लोक जीवन से कुछ उदाहरण चुने हैं जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि इसमें लोक विज्ञान है और वो आज भी निरंतर जीवन में जारी है। हमारे चाहे पढ़ा लिखा हो या न पढ़ा लिखा हो, ग्रामीण का हो या शहरी हो, उसे हम मानते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पूर्वज या हमारे आजी दादा नानी कहा करती थी हमको कि दिन डूबते समय पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। यह शायद सभी आजा आजी ने सभी बच्चों को ये सिखाया होगा कि शाम के समय में पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। अब इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? मैं सोचता हूँ अपनी माँ और दादी नानी की बात को याद कीजिए आप लोग, और उनसे उस समय वो विज्ञान को नहीं जानती थी, लेकिन इस बात को जरूर जानती थी कि इसके पीछे कोई न कोई विज्ञान है। और वो क्या है? पेड़ पौधे पत्तों के माध्यम से श्वास लेते हैं और सूर्य की रोशनी में भोजन बनाते हैं। पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। प्राणियों में यह क्रिया उलट होती है। प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। शाम के समय या रात्रि के प्रकाश के अभाव में पेड़ पौधों में ये क्रिया बंद हो जाती है, तब ये पेड़ केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए वो पत्ते उसको तोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा मुझे याद आ रहा है, रात्रि में किसी पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। माँ कहती थी कि तुम कहीं हो तो पेड़ के नीचे सो मत। उसका कारण ये है कि वहां पर रात्रि में बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और आप वहां असुविधा महसूस कर सकते हैं। ये उसके पीछे विज्ञान बिल्कुल उस, और ये सारा विज्ञान उन्होंने किसी प्रयोगशाला में नहीं, मैं इसको अनुभव का विज्ञान कहता हूं। हमारा जितना भी लोक विज्ञान है वो अनुभव का विज्ञान है, किसी लेबोरेटरी में जाकर के नहीं, जीवन में ही उसका परीक्षण निरीक्षण और उसका अध्ययन करते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप उसके सारभूत रूप में उस विज्ञान को किसी न किसी रूप में दर्ज करते हैं। ये एक और शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यह हमारी माँ हमेशा कहती थी कि शाम के समय झाड़ू न लगाई। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्योदय के समय जीवन गतिमय होता है और सूर्यास्त के साथ जीवन की गतिविधियां विराम लेती है। पशु पक्षी जंगल से घर लौटते हैं, जिसे गोधूली वेला कहते हैं। मजदूर किसान काम समेटकर घर लौटते हैं। यह एक तरह का प्राकृतिक संक्रमण काल होता है। इन्हीं दोनों समय में बहुत सारी खगोलीय घटनाएं भी होती है, जिसका असर जीवन जगत में और वनस्पति जगत में पड़ता है, इसका असर पड़ता है, जिसे हम लोग प्राकृतिक विज्ञान से ही जोड़ते हैं। शाम के समय झाड़ू लगाने में कहा गया कि घर की लक्ष्मी चली जाती है, दरिद्रता का प्रवेश होता है। झाड़ू को घर की लक्ष्मी कहा गया है। उसे ठोकर या पैर भी नहीं लगाते। दिवाली पर उसकी पूजा भी की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो झाड़ू ही वह सरल यंत्र है जिससे घर की सफाई की जाती है, धूल धमास दूर की जाती है, जिसके कारण घर में किसी प्रकार के विषाणुओं का संक्रमण नहीं होता। शाम को झाड़ू न लगाने के पीछे निषेध यह है कि यह लक्ष्मी और आकाशीय पराशक्तियों का घर में प्रवेश करने का समय होता है। यह लोक विश्वास है। ऐसे में धूल के उड़ते हुए कण बाधित कर सकते हैं। इसीलिए शाम के समय चैतन्य रहने, सोने की प्रक्रिया में न जाने, भोजन न करने, डेल या द्वार पर न बैठने की ताकीद दी जाती। हमको दादी की कहावत याद आती कि शाम के समय डेल में भी नहीं बैठना चाहिए। दरवाजे के मुख्य दरवाजे की उस जो डेल होती है, नीचे की तरफ स्थान होता है, वहां भी नहीं बैठना चाहिए। तो इसमें ये पूरा विज्ञान काम करता है। ये अनुभव का विज्ञान है। क्योंकि आधुनिक विज्ञान को तो वेधशालाओं में या प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके उसके परिणाम के बाद घोषित करते हैं, लेकिन जीवन में यह एक तरह का अनुभव के साथ काम करता है और वो एक विज्ञान की तरफ प्रकट होता है। एक और 4-5 और मैं बताना चाहूंगा जिसके पीछे कहीं आप भी इस पर विचार कीजिए और अपने आसपास या अपनी संस्कृति में ऐसे बहुत सारे आपको वाक्यांश और मिथ मिल जाएंगे जिसके पीछे कहीं ना कहीं विज्ञान है। इसमें मैं पढ़ना चाहूंगा, सूरज डूबने के पश्चात प्रायः दाह संस्कार नहीं किया जाता। हमारी भारतीय परंपरा में दाह संस्कार रात के समय या सूरज डूबने के पश्चात नहीं किया जाता। देर रात को किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल सूर्य डूब रहा हो उस समय दाह संस्कार को टाला जाता है। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। दिन ढलते समय सोना नहीं चाहिए, ये भी एक विज्ञान, इसके पीछे भी कोई विज्ञान है। संध्या समय यानी दिया बत्ती के समय भोजन नहीं करना चाहिए, इसमें भी कोई विज्ञान है। इसको मैंने सब स्पष्ट किया है अपनी किताब में। ये मेरी एक छोटी सी किताब है
जिसका जिसका शीर्षक ही है जीवन में लोक विज्ञान। और मुझे कहीं किताब मिली नहीं, तो मैंने कहा कि इस संक्षेप रूप में, सार रूप में इस किताब को लिया जा सकता है और इससे और भी लेखकों को प्रेरणा मिलेगी, जिसमें बहुत विस्तार के साथ में हम लोक विज्ञान की व्याख्या और परिभाषा और विश्लेषण कर सकते हैं। एक और कहावत कही जाती है कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। इसमें बिल्कुल स्पष्ट वैज्ञानिक अर्थ है। कहते हैं कि दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा है, और अगर चुंबकीय दृष्टि से देखा जाए तो दक्षिण में चुंबक की धाराएं मनुष्य के शरीर पर विपरीत प्रभाव करती है, इसलिए दक्षिण में पैर करके नहीं। तो उसको एक टेबू के रूप में हमारे यहाँ बांध लिया गया कि आप दक्षिण में पैर करके नहीं सो। आज भी नहीं सोया जाता हमारे घरों में, कभी दक्षिण की तरफ पैर नहीं किए जाते, और सोते समय उसको इस बात का ध्यान रखा जाता है। बड़े बूढ़े हमको टोकते हैं, अगर कोई सोया भी है तो उसे भी टोकते हैं कि दक्षिण की तरफ पैर नहीं करना चाहिए। लोक कथाओं में भी मैं देखता हूँ, आप एक राजा राजकुमार की कथाएं, लोक कथाएं होती है, उनमें भी जब राजकुमार को शिक्षा दी जाती है और वो कहीं विदेश यात्रा पे जाता है, तो उसकी माँ कहती है कि बेटा राजकुमार तुम हो जरूर, लेकिन सब दिशा जाना, दक्षिण दिशा में नहीं जाना। ये एक अभिप्राय जो है लोक कथाओं में हमको अत्यधिक मिलता है, लोक कथाओं में, और जनजाति कथाओं में भी इसको देखा जा सकता है। जनजाति, इसके बाद में मैं आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। हर भारतीय के घरों में आप देखेंगे कि कहीं न कहीं तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता है। उसके पीछे क्या कारण है कि तुलसी में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो 24 घंटे होती है, वो रुकती नहीं, इसलिए वो शुद्धता प्रकट करती है, इसलिए खूब पवित्र माना गया। देवी देवताओं तक को चढ़ाया जाता है, और उसका सेवन भी कई बीमारियों पर भी काम करता है। इस तरह से अगर वो आंगन में हमारे पौधा रहेगा तो हमारा वातावरण पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा। और एक बात और है तुलसी पौधे के साथ, कि हमारे यहाँ जहाँ चौरा होता है तुलसी का, वहां पर शाम के समय दीपक लगाया जाता है प्रतिदिन। उसके पीछे भी एक बड़ा विज्ञान है। वो विज्ञान ये है कि तुलसी के पौधे थोड़े से प्रकाश में ऑक्सीजन क्रिया शुरू हो जाती है, इसलिए दीपक जब तक जलता है और उसे थोड़ी देर जलने के बाद में उसको बुझा भी दिया जाता है, कम से कम घी रखा जाता है ताकि वो थोड़े समय तक जितने समय तक वो दीपक जलता है उतनी देर में तुलसी का पौधा रिचार्ज हो जाता है और पूरी रात भर तक वो हमें ऑक्सीजन दे सकता है। इस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया है, विज्ञान ने भी इसको सिद्ध किया है। जो आयुर्विज्ञान के विज्ञान वेत्ता हैं, उन्होंने इसे सिद्ध किया है कि ये तुलसी हमारे लिए बड़ी उपकारी है और पवित्रता रखती है घर में, इसलिए उसका घर में होना बहुत आवश्यक है। भारतीय समाज में आज भी घर कहीं भी हो तुलसी का पौधा अवश्य देखने को मिल जाता है, उसमें विज्ञान है। और रात्रि में तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़े जाते, ये भी एक टेबू है। फिर आप देखते हैं कि शुभ कार्यों में हमारे यहाँ आम के पत्तों की झालर लगाई जाती है दरवाजे पर, जिसको मांगलिक भी कहते हैं। अब इसके पीछे क्या विज्ञान हो सकता है? उसके पीछे विज्ञान ये है कि आम के पत्तों में 24 घंटे तक उसके अलग हो जाने, पेड़ से अलग हो जाने के बाद भी उसमें ऑक्सीजन प्रक्रिया शुरू रहती है। 24 घंटे तक वो उसमें ऑक्सीजन छोड़ने की और कार्बन डाइऑक्साइड लेने की प्रक्रिया जारी रहती है 24 घंटे तक। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे द्वार पर जब तोरण लगाया जाता है, जिसको आम के पत्ते से बनाया जाता है,
उसको लटकाया। मांगलिक कार्य में विशेष करके हम देखते हैं कि वो ऑक्सीजन हमको बराबर देता रहता है। इस तरह से हम अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसे बहुत सारे कर्म करते हैं, या ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसी कहावतें हैं, ऐसी पहेलियां जिनमें हम लोक विज्ञान को देख सकते हैं। अब कुछ मैं एक और बताना चाहूंगा कि देखिए, गाय के गोबर से लीप कर उस पर कलश स्थापित किया जाता है हमारे यहाँ। ये एक संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है। गाय का गोबर अपने आप में एंटीबायोटिक है। जब आजकल तो हम लोग सब सीमेंट के घरों में और टाइल्स में रहने लगे हैं, तो गोबर का प्रयोग कम करने लगे हैं, लेकिन गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, या जब हमारे यहाँ भी मंगल कार्य होता है, तो माँ या बहन जो है वो थोड़ा सा गोबर लेके टाइल्स पर ही लीप करके उस पर स्वस्तिक बनाती है और उस पर कलश रखती है। गोबर गोबर कहीं भी हो, कहीं भी ले लेती है, सूखे कंडे का पानी में मिला करके उस पर लीपती है, और उसके बाद में ये अभी भी हमारे उस विज्ञान का जो पक्के घरों में उसके लिए वो मतलब अवशेष बचा हुआ है। आज भी हमारी बहन या माँ उसको इसी कलश पर स्थापित करती है कि जब तक वो गोबर से लिपा हुआ नहीं जाता है। ज्यादा नहीं हुआ, अगर गोबर नहीं मिलता है तो पानी से ही वो एक चौकोर लीपती है और उस पर एक कलश जमाती है। ये सब हमारे, अब जब कलश को देखिए, उसमें अपने आप में वैज्ञानिकता है। जो तांबे का बर्तन है उसमें पानी भरा जाता है एक, और उसके ऊपर आम के पल्लव लगाए जाते हैं, आम्र पल्लव लगाए जाते हैं। देखिए, आम्र पल्लव के बारे में तो ये कहा कि उसमें ऑक्सीजन 24 घंटे के लिए जीवित रहती है, टूट जाने के बाद भी। और फिर उस पर एक नारियल रखा जाता है, फिर नीचे उसके कलश के नीचे कोई अनाज रखा जाता है। ये सब एक प्रकृति की पूजा का ही सबसे बड़ा, और ये प्रकृति की पूजा के बहाने विज्ञान की पूजा भी है, मैं इसको ऐसा मानता हूँ। हमारे भारतीय समाज में आप देखिए कि ये आज भी समाप्त नहीं हुआ है, चाहे कितने पढ़े लिखे लोग हों। जब मंगल कार्य होगा तो कलश की स्थापना जरूर की जाती है। अब इसको लोग अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं जीवन को सुचारू और सौंदर्यपूर्ण बनाने का एक सबसे बड़ा विज्ञान है, और उसको हम लोक विज्ञान कहते हैं। एक बहुत सुंदर छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि एक दिख से इसमें कैसा विज्ञान है। एक बड़ी सुंदर कहावत है, हम लोगों के यहाँ कही जाती है कि सगा कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के, कहावत है। अब ये पूरी तरह से वैज्ञानिक कहानी है, इसमें पूरा विज्ञान है। या कहते हैं कि गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। अब इसमें पानी को छान करके पीने का जो शर्त रखी है, और हमारे पूर्वजों के अनुभव से वो बात बताते हैं कि पानी को छानने के बाद ही पीना चाहिए। इसके पीछे क्या है, कौन सा विज्ञान है? इसके पीछे स्वास्थ्य विज्ञान ही है, क्योंकि छानने के बाद में उसमें जो भी कीटाणु होंगे या जो भी कचरा होगा वो निकल जाएगा, उसके बाद आप पानी पीजिए। और उसके साथ साथ जीवन की एक बात भी एक स्थायी रूप से, शाश्वत रूप से जोड़ दी, वो है कि सगा कीजिए जान के। भाई साहब, यदि हमें कोई सगा करना है, संबंध करना है, तो बहुत लड़की का विवाह करना है या लड़के का विवाह करना है, तो जहां संबंध किए जाना है उस सगे को भी अच्छी तरह से परीक्षित कर लेना चाहिए कि हमारा संबंध निभ पाएगा या नहीं निभ पाएगा, उसका गलत उपयोग तो नहीं होगा। ये ज्ञान और विज्ञान दोनों इसमें एक साथ हैं। सगा कीजिए जानकर, पानी पीजिए छान कर। ये जीवन का एक मर्म है, ये जीवन का हार्द है, जीवन का सार है।
जिसको सब लोग जानते हैं और आपस में बात करते हैं। इसी तरह से लोक विज्ञान के बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें मैं सोचता हूँ कुछ गीतों में, कुछ कथाओं में भी बात करेंगे। लोक विज्ञान को हम एक दृष्टि से देखें तो कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। एक तो लोक विज्ञान जीवन का विज्ञान है, जीवन से बाहर नहीं। शायद मैं सोचता हूँ जितनी कलाएं, जितने जीवन के जो उपक्रम मनुष्य ने खोजे हैं, उसके पीछे वैज्ञानिक धारणा ये है कि जीवन हमारा सौंदर्यपूर्ण हो। जितनी भी विधियां जीने के लिए खोजी गई, उसके पीछे वो जीवन से पैदा होती है और उसका लय भी जीवन में ही होता है। और उसका लय इसलिए होता है कि जीवन एक सौंदर्यपूर्ण बन जाए। तो और उसका सबसे बड़ा काम हमारे यहाँ लोक विज्ञान करता है। लोक विज्ञान की दृष्टि में हम कुछ इस तरह से देखते हैं, जीवन का विज्ञान है, प्रकृति, जीवन और समस्त जगत उसमें समाहित है। लोक विज्ञान अनुभवजन्य ज्ञान है और तपाया ज्ञान है। उसे जीवन में कई बार देखा गया, समझा गया और उसके बाद उसको दर्ज किया गया विज्ञान की तरह, लोक विज्ञान की तरह। और उसको आज हजारों साल से लोग उसको मानते चले आ रहे हैं। पूर्वजों ने जो कुछ भी सोचा, आज का मनुष्य जिन कहावतों को, जिन पहेलियों को, जिन कथाओं को, जिन मिथकों को और जिन विश्वासों को पालन करता चलता, आंख मीच करके उसको मानता है, उसके पीछे हजारों साल का अनुभव है और वो ज्ञान है। तभी जाके लोक विज्ञान विकसित हुआ है। लोक विज्ञान पीढ़ियों के निरीक्षण, परीक्षण और परिणाम का सार है। लोक विज्ञान में किसी भी सत्य और तथ्य को पीढ़ियों के व्यवहार के प्रयोगों से गुजरने के बाद लोक संस्कृति स्वीकार करती है। ऐसा नहीं स्वीकार किया गया आपने जो कह दिया उसको मान दिया, वो भी नहीं। वहां 1000 बार उसका परीक्षण किया गया, 1000 बार उसके साक्ष्य देखे गए, 1000 बार उसमें विश्वास देखे गए, तब जाकर के उसको एक विज्ञान का रूप दिया गया। लोक विज्ञान के चलते आ रहे ज्ञान अनुभव की भी उतनी ही जगह होती है जितनी नए अनुभव की होती है। ऐसा नहीं है कि नया अनुभव उसमें शामिल नहीं होता। देखिए, लोक परंपरा इस नींव पर ही खड़ी है कि वो अपने समय के हस्तक्षेपों को अपने भीतर समाहित करते चले, तभी तो वो परंपरा है, वो जीवंतता है। उसकी जीवंतता इसी में है कि अपने समय के हस्तक्षेपों को वो अपने भीतर उतारती चले, तो वो परंपरा जीवित रहेगी। अन्यथा वो रूढ़ी हो जाएगी और एक दिन रूढ़ी हमारे चलन से बाहर हो जाएगी। परंपरा जीवन का नाम है और जीवंतता का नाम है। इसी तरह लोक विज्ञान हमेशा जीवित रहता है, वो मरता नहीं है। हो सकता है कि आपको वो चीज याद भी आ जाए जब कभी हमें माता पिता या पूर्वजों ने की हो, और वो आज भी काम आ सकती है। वही अनुभव आज काम आ रहा है और उस अनुभव के सहारे हम संसार के शिखर से शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। ये उनके पुरखों का अनुभव, हमारे पुरखों का अनुभव हम महसूस करते हैं। तो लोक विज्ञान जीवन के भीतर और बाहर हर क्षेत्र में उसी प्रकार घेरता है जैसे प्रकाश पृथ्वी को घेरता है। लोक विज्ञान में सृष्टि के 5 तत्वों की भागीदारी सुनिश्चित है, लेकिन उसमें आकाश, वायु और जल के बिना लोक विज्ञान को परिभाषित करना असंभव है। लोक विज्ञान में प्रकृति की अहम भूमिका है। लोक विज्ञान जीवन को समग्रता से देखता है। एक एक हिस्से, हमारे आधुनिक विज्ञान में क्या होगा कि अलग अलग रूपाकारों को उसको अलग अलग रूप में देखा जाए। जैसे आंख का स्पेशलिस्ट केवल आंख की बीमारी के लिए ही होता है, उसे शरीर के दूसरे अंगों से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन मैं
जैसे कि भारतीय परंपरा का मूल सार है कि शरीर तंत्र भी एक पूरी इकाई है। आंख अगर दर्द होती है तो शरीर के पूरे अंगों पर उसका असर पड़ता है। केवल आंख ही अकेली नहीं, उसके साथ पूरा तंत्र काम करता है, और वो भारतीय परंपरा ने उसको समझा है और उसको अपने विज्ञान में बांधा है। लोक विज्ञान जीवन को समग्रता से देखता है, वही बात है। एक अलग अलग रूपाकारों या विशेषीकृत रूप से नहीं देखते। एक चीज विशेष है वो नहीं, आप तो जीवन पर संपूर्ण असर करता है। लोक विज्ञान सदैव चैतन्य और सजीव होता है, उसमें कई संवेदनशील तत्व मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राचीन चलता हुआ विज्ञान बदलता नहीं है, बदलता है, लोक विज्ञान भी बदलता है। अब आज विवाह में कई ऐसी रस्म रिवाजें थी जो वैज्ञानिक थी, लेकिन उनको हमारे समय के अनुसार संक्षिप्त कर दिया गया या बदल दिया गया। इस तरह से हम उसको दूसरे रूप में ग्रहण करके उस परंपरा को चलाते हैं। लोक विज्ञान अपनी परंपराओं, अनुष्ठानों और लोक व्यवहारों में शामिल करता है। लोक विज्ञान समाज की जीवनी शक्ति बनकर के उसका मार्ग प्रशस्त करता है, रोकता नहीं, आदमी कहीं से टोकता नहीं है, बल्कि वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लोक विज्ञान जीने का एक तरीका है। अगर इसको बहुत सरलता से समझा जाए तो जीवन का एक तरीका है। मनुष्य संस्कृति का ताना बाना बहुत मजबूती से लोक विज्ञान से बना है, जिसमें मनुष्य की खोजी समस्त ज्ञान सरणियां समाहित होती है। संस्कार और संस्कृति का उद्देश्य एक अच्छे आदमी को गढ़ने का है, तो लोक विज्ञान का मकसद अच्छे आदमी से आगे एक सुलझे हुए व्यक्ति को बनाने की कोशिश करना है, उसे अज्ञान के अंधकार या अंधविश्वास के कूप से और रूढ़ियों की जकड़न से निकलने की कोशिश करना है। लोक विज्ञान ये करता है, अंधविश्वास को तोड़ता है और अपने को नवाचार के रूप में गठित भी करता है। विज्ञान के और स्वरूपी लोक विज्ञान के हमारे जीवन में है, और उन 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 लोक विश्वासों को लोक के आचरण को लेकर के लोक के देखिए, भारतीय जीवन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां विज्ञान न काम करता हो। प्रत्येक जगह, प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई विज्ञान उसको मालूम है और वो अपने अनुभव से इसको सिद्ध करता है। इस तरह लोक विज्ञान एक संपूर्ण जीवन जब से प्रारंभ होता है, जन्म से लगा के मृत्यु, और बल्कि जन्म से पूर्व भी और मृत्यु के पर्यंत भी वो विज्ञान लगातार काम करता है। जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे जीवन में विज्ञान, और इस तरह से लोक विज्ञान हमारे जीवन का पाथेय है। उससे कोई आदमी बच नहीं सकता, चाहे संसार का कोई भी आदमी हो, लोक विज्ञान से बच नहीं सकता। उसको अपनी परंपरागत, चाहे दुनिया में इतनी संस्कृतियां हैं, संसार में इतने लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, विभिन्न वेशभूषाएं हैं, विभिन्न रहन सहन है, खान पान है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं सब में एक लोक विज्ञान काम करता है, जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में न केवल मदद करता है, बल्कि उत्तरोत्तर उन्मेष की तरफ भी ले जाता है। मैं सोचता हूँ विज्ञान इस तरह से एक बड़ा, लोक विज्ञान एक बड़ा काम करता है। आधुनिक विज्ञान और लोक विज्ञान में क्या अंतर हो सकता है? देखिए, लोक विज्ञान जीवन को गढ़ने का नाम है, या लोक विज्ञान जीवन को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान में एक सबसे बड़ी चीज है, वो लोक में सुगम तो होता है, लेकिन
वह विध्वंस की ओर भी बढ़ता है। आज हम देखें कि आधुनिक विज्ञान से लोक विज्ञान के बीच और उसके परिणामों के बीच देखते हैं हम कि आज हम आधुनिक विज्ञान जो लोक विज्ञान से ही कहीं ना कहीं उत्पन्न हुआ है, उसकी मूल जड़ें तो लोक विज्ञान में ही है, और वहां से वो आधुनिक विज्ञान जो जो भौतिकता में हम लोगों को निश्चित रूप से विज्ञान के कारण मनुष्य के जीवन में उपकरणों का बहुत बड़ा उपयोग हुआ है और उसने मनुष्य को बड़ी ताकत दी है। जैसे विज्ञान ने आविष्कार किया एक्सरे का, तो आज मनुष्य के एक्सरे की वजह से बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो एक मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी, विज्ञान बहुत उपयोगी भी है, और आधुनिक विज्ञान जितना उपयोगी है उतना ही विध्वंसकारी। हम देख रहे हैं इसको रोका जा सकता है, इसको केवल लोक विज्ञान ही रोक सकता है। आज हम देखते हैं कि आज के समय में हम तीसरे महायुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं, इजराइल और हमास और इधर यूक्रेन और रूस की तरफ से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं? इसको कोई बचा सकता है तो वो लोक विज्ञान बचा सकता है। लोक विज्ञान में विध्वंस की कोई जगह नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि लोक विज्ञान की कुछ रूढ़ियां हैं, वो रूढ़ियां बन जाती हैं और जिसको आदमी निभाता है और उसको करता है, लेकिन वो भी रूढ़ियां भी विध्वंस नहीं करती है। लेकिन हमारा विज्ञान ने क्या गढ़ लिया, हमारे आधुनिक विज्ञान ने क्या गढ़ लिया? मनुष्य को जीने के लिए टैंक चाहिए या परमाणु या अणुबम चाहिए, या मनुष्य को जीने के लिए प्रेम, सत्य, अहिंसा ये चाहिए, या क्या चाहिए? महात्मा गांधी ने तो लोक विज्ञान का बड़ा सुंदर जब उनकी बकरी की टांग टूट गई तो उन्होंने मिट्टी के लेप लगा करके अपनी बकरी का पांव ठीक कर लिया। ऐसा हम देखते हैं कि बहुत सारे जो जड़ी बूटियों का, हमारे आदिम समय से जड़ी बूटियों का जो ज्ञान था वो भी विज्ञान है, और उस विज्ञान की जड़ी बूटियों के विज्ञान ने हम लोगों को हजारों साल तक जीवित रखा, हजारों साल तक उसके परीक्षण चला, और वो आयुर्विज्ञान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और आज विज्ञान जो ज्योतिर्विज्ञान किसने खोजा? सबसे पहले भारत में हमारे लोक विज्ञानियों ने ही खोजा। सबसे पहले सूर्य की शक्ति को किसने पहचाना? चंद्रमा के शीतलता को सबसे पहले किसने पहचाना? भारतीय लोग, और उसको रचा। हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराण काल के ग्रंथों में, पौराणिक आख्यानों में, जैसे वेद में जो विज्ञान था वो बाद में जाकर के पुराणों में आख्यानों की तरह हमने उसको रचा, हमारे ऋषियों ने रचा, और उस विज्ञान को आख्यान की तरह हमने पाया। क्योंकि सभी लोग उस वेद के पाठ को नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए पौराणिक काल आया, और पौराणिक काल में उसकी कथाएं बनाई गई, आख्यान बनाए गए, उसके मिथक बनाए गए, और वो मिथक जो है सारे वैज्ञानिक हैं, उनके पीछे कुछ न कुछ विज्ञान है। तो इस तरह से हमारा समस्त ज्ञान, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, वो एक क्रम, मुझे लगता है कि वो ज्ञान किस तरह से आता है। एक तो सबसे पहले आदि ज्ञान, जो जंगलों से आदिवासियों के ज्ञान परंपरा से आता है। दूसरा हमारा आता है लोक ज्ञान, है ना? आदिवासियों के ज्ञान से फिर लोक ज्ञान की परंपरा आती है, और लोक ज्ञान से फिर हम वैदिक और पुराण काल तक आते हैं। देखिए, ये जो ज्ञान की बात है, वो जब से लिपि, देखिए आदिम समय में लिपियां नहीं थी, सारी वाचिकता में बात होती थी, वाचिक परंपरा में सारा ज्ञान संकलित होता, और इसको मैं सबसे बड़ा
आधार मानता हूं श्रुति और स्मृति। स्मृति को मैं एक लिपि मानता हूं। देखिए, हजारों साल तक आदिवासियों ने या आदिम जनजातियों ने अपनी स्मृतियों में ज्ञान को रखा। वहां तब लिपि नहीं थी, और लिपि का आविष्कार जब होता है वैदिक काल के कुछ वर्ष पूर्व से, जब लोक होता है, वैदिक समय में लिपि का आविष्कार होता है, तो वेद लिखे गए, फिर लिखित रूप में आने लगे, शास्त्र लिखित रूप में बनने लगा। ये एक क्रम है। पहले आदि ज्ञान विज्ञान, उसके बाद में वैदिक ज्ञान, उसके बाद सनातन ज्ञान, और उसके बाद में आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान। इस तरह से एक क्रम बनता है हमारे लोक विज्ञान का, और एक दूसरे से ये आंतरिक रूप से एक दूसरे से इनकी जड़ें कहीं ना कहीं मिली हुई है। जब हम आधुनिक विज्ञान की भी बात करते हैं और उसके भीतर देखते हैं और उसके तह तक जाते हैं, क्योंकि विज्ञान का तो स्वभाव है कि वो अणु परमाणु के भी हजारों लाखों टुकड़े करके उसके अंतिम कण तक वो पहुंचेगा। और जब उस पहुंच गया है विज्ञान, और उसको इस विज्ञान को उस अंतिम अणु को नाम दिया गया ब्रह्म अणु। भारतीय परंपरा से लिया गया शब्द दिया गया। तो भारतीय परंपरा में जो लोक विज्ञान है वो निरर्थक नहीं है, एक भी निरर्थक नहीं है। इसलिए बहुत सार्थक रूप से भारतीय मनीषियों ने, ऋषियों ने और हमारे आदिम समाजों ने बुनियादी रूप से विज्ञान को समझने की कोशिश की, और वो परंपरा आज तक चली आ रही है। मैं सोचता हूँ कि मेरा समय यहाँ समाप्त हो रहा है, और अब इस बीच में किसी कोई प्रश्न या किसी का मन में जिज्ञासा हो तो कुछ बात हो सकती है। आप चाहें तो बात कर। बहुत बहुत आभार सर। लोक विज्ञान विषय पर आपने बहुत ही बारीकी से, जो हजारों सालों की भारत की परंपरा है लोक विज्ञान की, उस पर अपना विचार रखा। बीच बीच में मैं देख रहा था कि मैसेज में टिप्पणियां आ रही हैं कि जीवन में लोक विज्ञान पर ये अकेला व्याख्यान सुनने को मौका मिला है, और बहुत ही मैं संदर्भ सोचता हूँ कि जो जी इसमें अध्येता हैं जी और जी जो अध्येता काम कर रहे हैं और जिनके मन में जिज्ञासा है, इस विषय को बहुत गहराई के साथ में समझ करके इसे आगे बढ़ाएं। मेरी पुस्तक तो एक बहुत छोटी सी पुस्तक है, जिसमें एक संकेत किए हैं मैंने। इसको मैं बड़ा विशाल भी बढ़ाना चाहता था, लेकिन समय कम होने की वजह से। लेकिन इस विषय को हम लोग जो अध्येता लोग हैं, लेखक हैं, इसको आगे बढ़ाएं, और इस विज्ञान को हमारी भारतीय परंपरा के दृष्टि से, भारतीय दृष्टि से समझ करके लिखें। और मेरा यही विनम्र निवेदन है, जो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं और जो लेखक हैं, वो अपनी दृष्टि भारतीय दृष्टि के साथ मिला के करें, क्योंकि भारतीय दृष्टि सबसे प्राचीन है और वो हमारे लिए गौरवपूर्ण है। मैं सोचता हूँ आज जिन लोगों ने मुझे सुना है, जो कुछ भी मैंने अल्पमति में अपना जीवन में लोक विज्ञान के बारे में सोचा, सुन, अपने आसपास देखिए तो लोक विज्ञान ही है। अपने आसपास देखिए तो लोक विज्ञान आपको घेरता है। उस लोक विज्ञान को ही लिखिए आप, पुस्तकों में मत जाइए। वो भी जरूरी है, संदर्भ भी जरूरी है, लेकिन जो जीवंत विज्ञान है वो आपके आसपास है, अपने जीवन में है, अपने घर में है, अपने खेतों में है, अपने बगीचे में है, अपने घूमने जाने में है, अपनी यात्राओं में है। सब जगह लोक विज्ञान कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। यदि आपकी दृष्टि है तो आप पहचान जाएंगे कि लोक विज्ञान इसमें कहीं ना कहीं मौजूद है। बिल्कुल सर। और ये लोक विज्ञान की ही ताकत है, समझदारी है कि भाप के इंजन का आविष्कार उसकी उसी जमीन से हुआ था। और आपने हजारों सालों की परंपरा के बीच मौजूद लोक विज्ञान की परंपरा को हमारे सामने रखा है। जीवन के विविध व्यावहारिक पहलुओं से जोड़कर आपने दिखाया कि कैसे उसमें वैज्ञानिकता मौजूद रही है, और इससे ये भी पता चलता है कि लोक जीवन अपनी तरह से एक खास तरह की वैज्ञानिकता को जीता है। उसमें किसी अवैज्ञानिक लोक जीवन अवैज्ञानिक जीवन है और व्यावहारिक जीवन है, ये कहना तो खैर वैसे ही गलत है।
लेकिन अगर हम लोग जीवन में घट रही विभिन्न घटनाओं, हरकतों और प्रैक्टिसेस को ध्यान से देखें, बारीकी से पढ़ें और उनके भीतर मौजूद ज्ञान की परंपरा को परखने की कोशिश करें, तो पता चलता है कि वास्तव में एक व्यवस्थित विज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप ट्रेवल करता रहता है। तो इस तरफ आपने बार बार इशारा करके हमारा ध्यान दिलाया है और यह आग्रह किया है, इस लोक विज्ञान को समझने के लिए आप किताब से पहले अपने आसपास चारों तरफ खुली आंखों देखें, तो आपको मौजूद दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि 100 साल, 50 साल, 1000 साल पहले ये चीजें थी और आज गायब हो गई है, बल्कि हमारे जीवन के बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारे संदर्भ ऐसे हैं जो आज भी उस लोक विज्ञान पर आधारित है। जैसे बहुत सारे तीज, त्योहार, उत्सव हैं, बहुत सारे हमारे सांस्कृतिक कर्म हैं जो उसी वैज्ञानिक समझ पर आधारित हैं, जिन्हें हम आज भी जीते हैं। तो इस रूप में लोक विज्ञान पे प्रति एक व्यापक समझ विकसित करने की जरूरत है। और उसी संदर्भ से जुड़कर, जैसे आपकी ही किताब में मैंने पढ़ा था कि अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में कहा गया है कि हे धरती माँ, जो कुछ मैं तुमसे लूंगा वह उतना ही होगा जिसे तू पुनः पैदा कर सके। जी। तेरे मर्म स्थल पर या तेरी जीवनी शक्ति पर कभी आघात नहीं करूंगा। ये वैसे एक भारत की सांस्कृतिक दृष्टि इसमें मौजूद है, लेकिन इसमें भावमूलक कितनी वैज्ञानिक दृष्टि मौजूद है कि अगर हम प्रकृति का इस्तेमाल जीवन के जरूरत के हिसाब से करेंगे तो प्रकृति हमें निरंतर देने में सक्षम रहेगी, प्रकृति के साथ हमारा संबंध निरंतर रहेगा, प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे। जी जी। और उसी संदर्भ में आपने आगे जिक्र किया कि जैसे जल संकट है, आज के समय में जल संकट एक बड़ा संकट है और बड़े लेवल पर यह संकट है, लेकिन इस जल संकट को कहीं ना कहीं हम अपनी अवैज्ञानिक समझ से पैदा किया है हमने, जिसमें चीज पानी का इतना और इतनी तरह से इस्तेमाल हम कर रहे हैं कि उससे प्रदूषित पानियों का एक अंबार लग गया है और वो जल संकट को पैदा कर रहा है। तो जो ऋग्वैदिक परंपरा के समय ही मनुष्य ने इस वैज्ञानिक समझ के साथ प्रकृति का उपयोग करना शुरू किया था, उस बौद्धिक परंपरा को हमने कहाँ विसर्जित कर दिया कि आधुनिक यांत्रिक विज्ञान के विकास के बावजूद जीवन के बहुत सारे संकट उसी वजह से पैदा हो रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण मौजूद है, इस पर थोड़ा सा आपका प्रकाश चाहिए। असल में जीवन में ये तो निश्चित रूप से है कि समय ठहरता नहीं। हम जो वेदों में लिखा गया, पुराणों में लिखा गया, उसके पहले जनजातियों की वाचिक परंपरा में जो भी कहा सुना गया श्रुति और स्मृति के माध्यम से, वह एक समय का ही दिया हुआ कोई प्रारूप है। यदि कभी कभी क्या होता है कि जब मनुष्य जब बौद्धिक विकास के चरम पर होता है तब वो कुछ नया करने की सोचता है। वो इस चीज को भी जानता है कि हमारे पूर्वजों ने जो अनुभव प्राप्त किया है उस बीच में से कोई नई बात और निकल सकती है जो समय सापेक्ष होती है। समय के आधार पर जो समय जैसा चल रहा है उस समय को देखते हुए उसके निकष एक बौद्धिक व्यक्ति, जिसको प्रतिभावान व्यक्ति कहते हैं या मेधावान व्यक्ति कहते हैं या प्रज्ञावान व्यक्ति कहते हैं, वही आदमी उसको तोड़ सकता है और कुछ नया गढ़ सकता है ना। ये प्रक्रिया हर समय में जारी रहती है। ऐसे विद्वान भी पैदा हुए, जब ये सारे विद्वान जिनके नाम मैंने पहले बताए, ये सब लोगों ने चलते हुए ज्ञान के आधार पर अपने अनुभव का रोपण किया और ये प्रक्रिया होती है। और मैं सोचता हूं कि आज भी ये प्रक्रिया होनी चाहिए, तब उसमें कुछ नवाचार होगा। और इसमें ये मत देखिए कि मैंने उस सिद्धांत को तोड़ दिया या उस मूल को मैंने रद्द कर दिया, लेकिन वो स्थान, वो मूल और वो सिद्धांत वो तो बना रहेगा। लेकिन जब आप कुछ नई दृष्टि के साथ नया कुछ डालेंगे तब वो उसको स्वीकार करने पे समय को बहुत समय लगता है। समय को, उसकी धारणाओं को, अवधारणाओं को लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जो प्रज्ञावान व्यक्ति है और जिसके पास अपनी मेधा है या कुछ अनुभव है, तपस्या का अनुभव हो सकता है, ज्ञान और ज्ञान के पीछे गहराई से जब कोई
कहना कहना चाहिए कोई चमत्कारी बात हो सकती है जो उसको घटित करती है। तो मैं सोचता हूं कि ये प्रक्रिया बनने की, सर्जन और विसर्जन की प्रक्रिया निश्चित रूप से हर समय में चलती आई है। इसको स्वीकार करना चाहिए, स्वाभाविक समय का स्वाभाविक स्वभाव है, इसको बदल नहीं सकते, ये होगा। ये आपका प्रश्न बहुत जेन्युइन है और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने ये सोचा कि क्या उसको हम कभी खारिज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज खारिज हो चुकी है जो अब हमारे समय में नहीं है, ना हमारे जीवन में है, उनका कोई महत्व है। लेकिन फिर भी जो सार है, जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल को नहीं बदल सकते। यूनिवर्सल को बदलने जाएंगे तो आप खुद नष्ट हो जाएंगे। मैं सोचता हूं, ये मेरी दृष्टि है। यूनिवर्सल से यूनिवर्सल के साथ चलिए आप, यूनिवर्सल के साथ में। जैसे सत्य में जयते एक वाक्य हमारे यहाँ कहा गया, अब ये सदियों से देखा परखा गया एक वाक्यांश है जो विज्ञान की तरह हम उसको ले रहे हैं। सत्य में जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। ये सब भीतर का विषय है ना, किताबों का विषय नहीं है या भौतिक विषय नहीं है, ये आपके भीतर का विषय। और ये हजारों साल से परखा गया, हमारे ऋषियों ने इसको तय किया कि भाई जीवन में कोई सत्य नाम की ऐसी चीज होती है जिस पर गांधी ने तो सत्य के आधार पे तो पूरी लड़ाई लड़ी और विश्व को दिखा दिया कि सत्य आज भी उतना विजयी होगा और कल भी होगा, भविष्य में भी होगा। ये उसकी ताकत है सर, ये लोक विज्ञान की ताकत है। मैं सोचता हूं, अगर मैं इसमें गलत भी हो सकता हूं, ये मेरा सोच है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा सोचता हूं कि ये सत्य जो है, सत्य एक लोक विज्ञान है जो कभी नष्ट नहीं होता है। परिस्थितियां बदल जाती हैं। आज की परिस्थिति में देखिए, हम लोग टेक्निकली रूप से बहुत सुदृढ़ हैं इस दुनिया में, संसार भर में होगा, संसार भर में आज पल भर में कहीं भी बैठे हुए मुझे देख ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये समय का सच है, पहले नहीं था ऐसा। होता भी होगा तो बहुत कम में होता होगा, लेकिन आज सारी दुनिया एक भूमंडलीकरण के दौर में गुजर रही, एक हो गई। एक छोटे से घर में, एक झोपड़ी में भी सारा संसार समाया हुआ है ना। तो आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है और सत्य को परखने की दृष्टि भी हमको अलग बदलनी पड़ेगी अब। और सत्य क्या हो सकता है, इस तकनीक के साथ विज्ञान क्या सत्य हो सकता है। बदल, गांधी का समय निकल गया लेकिन सत्य तो वही है, लेकिन टेक्निक बदल गई है। अब अनेकों तकनीकों से हम सत्य को परख सकते हैं, है ना। और शायद विज्ञान भी, जैसे मैंने कहा कि ब्रह्म अणु का नाम जो दिया गया, विज्ञान भी कहीं न कहीं जाके हमारे पूर्वजों की उस तथ्य को स्वीकार करता है। इसी तरह से आज का विज्ञान भी हमें परिस्थिति जन्य होगा, परिस्थिति जैसी होगी। जैसे आज चंद्रमा पे हम लोग पहुंच रहे हैं, एक विज्ञान जो वैज्ञानिक सफलता की सबसे बड़ी पहल है मनुष्य की। अब इसके परिणाम आगे वर्ष में कितने सच और कितने सत्य होंगे और कितने वैज्ञानिक होंगे, कितने लोक विज्ञान उसको ग्रहण करेगा, ये तो आगे समय ही बताएगा ना। क्योंकि मैं सोचता हूं कि मनुष्य हमेशा नित्य वर्तमान में जीता है और जीना भी चाहिए। कोई आदमी अतीत में नहीं जी सकता, मुझे बताइए अतीत में कब तक जिएंगे आप। न कोई आदमी भविष्य में जी सकता, उसको जीना पड़ेगा वर्तमान में। और ये वर्तमान भी एक तरह का विज्ञान है, जो ये 3 काल खोजे ना। जब मनुष्य ने दिक और काल को समझा पहली बार, तो उसके साथ संसार का नजरिया ही बदल गया। वो लोक विज्ञान है। दिक और काल, जब दिक, और ये वो प्रागैतिहासिक काल के समय में जब होमोसेमिटिक आदमी मैदान में रहने आया, तब उसके दिक और काल का ज्ञान हुआ।
जब वो गुफाओं में रहता था तब दिक काल उसको नहीं मालूम था। हाँ, लेकिन इतना मालूम था कि एक सूर्य आता है किसी दिशा से और शाम को एक डूब जाता है, तब उसको दिशा भी नहीं मालूम होती। सूर्य जिधर से उधर उधर होता उधर ही चल देता। लेकिन दिक और काल का स्पष्ट ज्ञान जो है हमको प्रागैतिहासिक काल के समय होता है, जब मनुष्य ने मैदानों में रहना शुरू किया। अभी कल्पना कीजिए कि मैदान में रहना शुरू किया तो उसको मकान की आवश्यकता होगी, मकान बनाए, घर बनाए, उसमें दीवारें बने। सबसे पहले मैदान में रहने लगा तो दीवारें बनी। नदी पर देखिए, जिस नदी पर पानी लेने महिला, आदिवासी आदिम महिला जाती थी, तो उसको अपने घर में रह करके वहां से दूरी तक तय करनी पड़ती थी, तो उसे रोज जाना पड़ता था और वहां से लौट के आना पड़ता था। इस तरह से यहाँ दिशा दिशा का ज्ञान होता, उसे उस तरफ ही जाना है। तो उसने तय किया कि जिस तरफ से सूर्य उदय होता है उस तरफ पूर्व होगा, और जिस तरफ अस्त होता है उस तरफ वो पश्चिम कहेगी। और फिर जिस नदी तक वो जाती थी, वो जो दूरी तय करती थी ना, अपने घर से लगा के नदी तक पानी लेने जाती थी और पानी लेके वापस आती, इस दूरी को, इसमें समय लगता था एक आधा घंटा पौन घंटा नदी तक जाने में। अब घंटा तो मैं अभी गिनती कर रहा हूं, पहले उस समय गिनती भी नहीं थी। तो वो उस दूरी को देखती है, आंखों से देखती है, दृष्टि, अपनी दृष्टि से देखती है, और यहां से काल की अवधारणा शुरू होती है। मैं अब इस पर सोचिए आप कि काल की अवधारणा कैसे बनी होगी प्रारंभ में। आपको आज के मनुष्य को छोड़ के उस मनुष्य, पहली स्त्री को समझिए जो पानी लेने घर से बर्तन, मिट्टी के बर्तन लेकर के पानी लेने जाती है और उसको दूरी तय करती है यहां से वहां आने और जाने में। जो अब उस समय नाम भी नहीं था उसके पास, कुछ नाम और दिया होगा। अब यहां से मैं सोचता हूं काल की अवधारणा शुरू हो, इसको समझ, ये उस समय की बात है। लेकिन आज हम काल को अच्छी तरह से जानते हैं, काल की गणना भी कर सकते हैं, काल का विभाजन भी कर सकते हैं, विभाजन भी कर दिया सेकंड, मिनट और घंटा में, है ना। तो ये काल, लेकिन हम लोक को नहीं बांट सकते। देखिए, लोक बहुत एक विशाल अवधारणा है, लोक को विभाजित नहीं करते, लोक की कोई गणना भी उस तरह से नहीं हो सकती। इसलिए उसके साथ जो विज्ञान है ना, उसको भी हम इस तरह से विभाजित नहीं कर सकते। वो तो जीवन के साथ है, जन्म मृत्यु के साथ है, और मृत्यु के बियॉन्ड भी है। मनुष्य जो कुछ भी सोचता है वह भौतिक सृष्टि से बहुत आगे की चीज होती है, और उसका एक एक अशरीरी रूप होता है जो मनुष्य के आसपास होता है, मस्तिष्क में होता है, श्रुतियों में होता है और स्मृतियों में होता है। वो एक समय अलग है, वो भी समय है, और समय का विज्ञान है, वो उसको विज्ञान कहना चाहिए। इस तरह से बहुत सी बातें, मतलब आपने, आपके प्रश्न ने मुझे उद्वेलित सा कर दिया, और मैं आपको नहीं, थोड़ा सा आपकी बातों को ही मैं थोड़ा एक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में एक दूसरी जिज्ञासा करना चाहूंगा, अगर आपकी आज्ञा होगी तो। आपने जिस तरह से हजारों सालों के भारतीय जीवन का जिक्र किया और दिखाया कि लोग निरंतर एक वैज्ञानिक समझ के साथ अपने आप को परिष्कृत करता रहा, बदलता रहा, और नई नई चीजों की, जीने की नई नई सुविधाओं का विकास करता रहा। तो उस दृष्टि से आधुनिक विज्ञान उसी लोक विज्ञान का, जीवन में जो लोक विज्ञान मौजूद था उसी का विकास है और एक चरम विकास की तरफ जा रहा है। ये बात तो ठीक है ही, लेकिन जो समाज आधुनिक काल से पहले अपने जीवन में व्यावहारिक ज्ञान और प्रकृति को समझने की प्रक्रिया में अपने को बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से देखता और जीता था, धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ समाज में कि उस वैज्ञानिक ज्ञान के से बने मानस पटल पर रूढ़ियां इतनी हावी होती गई कि समाज में वैज्ञानिकता कम होती चली गई, और आज विज्ञान के चरम विकास के साथ अवैज्ञानिक बुद्धियों का भी चरम विस्तार हो रहा है। तो इसके पीछे क्या एक आपको लोक जीवन की क्या समझदारी दिखाई देती है इसके पीछे?
प्रश्न बहुत गंभीर है आपका। जी जी सर। मुझे ये समझ में आता है कि वैज्ञानिकता को हम लोगों ने जीवन में या हमारे जीवन में हमने देखा कि सरलता से किस तरह से उसको समझा जा सकता है। देखिए, आदिम मनुष्य ने प्रकृति को समझने की शुरुआत की। सबसे पहले आदिम मनुष्य का हिसाब का पड़ा प्रकृति से, और मैं मानता हूं कि प्रकृति मनुष्य से हजारों साल पहले की अनुभव है। उसके पास प्रकृति का अनुभव अलग है, जो मनुष्य के पैदा होने से हजारों साल पहले वो आ गई थी इस सृष्टि में। उसके पास अपना अनुभव रहा। लेकिन जब मनुष्य आया तो उसने देखा कि ये प्रकृति का जो अनुभव है वो तो बहुत विशाल है। इसको समझने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। जिन परिस्थितियों से वो गुजरता हुआ प्रकृति को समझने की कोशिश की। देखिए, इसमें आपके इस प्रश्न में एक बात और निहित दिखाई देती है कि जो पृथ्वी के जो हमारे ऋषियों ने जिसको 5 तत्व कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरथित यह 5 तत्व जो है हमारे जीवन में, जी जी जी, वो देखिए वो प्रकृति का हिस्सा है, पूरा प्रकृति का हिस्सा। एक बात और महत्वपूर्ण आप सब विद्वानों के सामने रखना चाहूंगा कि ये पृथ्वी की प्रारंभिक कथाओं में ये आता है कि पहले प्रारंभ में जल ही जल था। यहां से शुरू होती है कथा, पृथ्वी की कथा शुरू यहां से होती है कि प्रारंभ में जल ही जल था। तो अब देखिए, प्राचीन ऋषियों ने हमारे जल के बारे में बहुत गंभीरता से और जल की हर पहलू पर बात की, हर पहलू को लिखा जल के बारे में। लेकिन जल की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से नहीं लिखा गया। सारे हमारे जो ज्ञान के ग्रंथ है ना, वेद, पुराण, यहां तक कि दर्शन भी, उसमें भी जल की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से नहीं लिखा। जल कैसे, कथा तो शुरू होती है पहले जल ही जल था, लेकिन ये जल आया कहां से? बहुत गंभीर बात है, आप इसको देखिएगा। जल ही जल है, जल, और उस पे पृथ्वी बनी। वो हमारे आदिवासी मिथकों में मिलता है। मालूम है आपको, बैगा आदिवासी मिथक में ये कहा गया कि ये पृथ्वी जो है ना, लड़की पहली बार रजस्वला होती है, उसके खून से बनी हुई। एक मिथ है उनका, बेगांव। ये है सर, ये है बिल्कुल। और इसीलिए पहली बार रजस्वला हुई लड़की के रक्त को उन्होंने उस पानी पर थपथपाया, जिससे पृथ्वी बन गई। इसीलिए बैगा आज भी पृथ्वी पर हल नहीं चलाते, उसे वो बेटी मानते। अब इन कथाओं को खोलने की जरूरत है। ये मिथक हैं, रचे गए हैं, लेकिन इनको बहुत खोलने की जरूरत है। देखिए, एक तो रजस्वला के रक्त से बनाई गई पृथ्वी का संकेत क्या है, वैज्ञानिक संकेत क्या है बताइए। एक तो रजस्वला होने का मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन, प्रजनन की का संकेत मालूम पड़ता है ना। एक स्त्री जब रजस्वला होती है तो उसमें यह संकेत मिलता है कि वो प्रजनन की स्थिति में आ गई है। इसी तरह से पृथ्वी को रजस्वला के रक्त से थपथपा के बनाई गई पृथ्वी से ये ज्ञात होता है कि पृथ्वी भी कभी रजस्वला होती है और उसमें भी अन्न बोया जा सकता है, उगाया जा सकता है। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति की ओर संकेत करती है। ये विज्ञान
उन्होंने इस कथा में रख दिया। और जब पृथ्वी बनी तो कहते हैं कि पृथ्वी डगमगाती थी, वो हिल रही थी सबसे पहले। तो भगवान ने उस समय भगवान शब्द चलता था। भगवान शब्द की कई अर्थ है, इसको बहुत आदिम जातियों की अवधारणा में मैं समझाने बैठूंगा तो बहुत लंबा समय होगा, लेकिन भगवान ने पृथ्वी रची और उसको वो हिलने डुलने लगी। तो उसी समय भगवान ने एक व्यक्ति बनाया जिसका नाम अगरिया। उससे कहा कि तुम 4 किले बनाओ, पृथ्वी को स्थिर करना है। अगर स्थिर नहीं होगी तो इसमें जन्म और मनुष्य कैसे रहेगा। तो अगरिया बनाया मैल से, अपने मैल से उन्होंने अगरिया पुरुष बनाया और उसने 4 लोहे की कीलें बना करके उस भगवान को दी और भगवान ने 4 कीलें पृथ्वी के चारों ओर ठोक दी। इससे दिशाएं बनी, इससे चारों दिशाएं बनी। अब ये एक अगरिया कथा है, मिथक है, उनने तो कह दिया, लेकिन इससे ये भी मालूम पड़ता है कि पृथ्वी जैसे जल प्रलय की कथा कहते हैं कि वो पृथ्वी जल पर तैरती, जली जल था उस पर पृथ्वी तैर रही। ये कथा जो है हमारे आदिम समय से चली आ रही, उसको हमारे वेद ऋषियों ने एक बहुत सोफिस्टिकेटेड भाषा में उसको अलग से लिखा, लेकिन ये कथा मूल रूप से आदिम समाज की है जिससे पृथ्वी बनी। तो ये उस कीलों को चारों ओर पृथ्वी के भगवान ने ठोक दिया और वो ठोकी हुई कीलें 4 दिशाएं के नाम से प्रसिद्ध हुई, पर 4 दिशाएं बनी। ये कथाएं हैं, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। हमको जनजाति समाज में, चूंकि मैं तो जनजाति समाज में मैंने लगातार आदिवासियों के बीच में मध्य प्रदेश की 6 जनजातियों पर मैंने विस्तार से काम किया और वो मोनोग्राफ है, उसके संपदा नाम की किताब है, वो उसमें मैंने दर्ज किए हैं। तो मैंने उन कथाओं को बहुत नजदीक से समझने की कोशिश की, उसके वैज्ञानिक कारणों को भी समझ। एक कथा मुझे याद आ रही। अब आप वैज्ञानिकता की बात कर रहे हैं तो इसको विज्ञान क्यों माना गया है। एक कथा है, मलाज खंड, मध्य प्रदेश में मलाज खंड एक जगह है, वहां एक पहाड़ है, मलाज नाम से ही, मलाज ही नाम है उसका। तो कहते हैं कि एक कथा में उसको कैसे बुन दिया कि एक मलाज नाम का राक्षस था जिसको भीम ने वध किया था जिसका, और उसका आकार मछली जैसा था, उस दैत्य का आकार मछली जैसा था। तो आज भी अगर बर्ड आई से आप देखेंगे, हवाई जहाज से जब देखेंगे मलाज खंड के पर्वत को, तो वो मछली जैसा दिखाई देता है, आज भी दिखाई देता है। और चूंकि मछली जैसा दिखाई देता है तो उस पर्वत पर अगर ऊपर से आप देखेंगे तो उसमें कई तरह की चमक दिखाई देती है। जैसे मछली के शल्क चमकते हैं, ठीक उसी तरह से उसमें कई तरह की प्रकाश, जब सूर्य प्रकाश पड़ता है तो वो चमक दिखाई देती है। अब इसके पीछे वैज्ञानिकता क्या है, ये कथा मुझे आदिवासी लोगों ने सुनाई मलाज खंड में। और उसके पीछे देखिए, इस बात को अंग्रेजों को भी ज्ञान था कि मलाज खंड में कोई न कोई खनिज छिपा हुआ है और उसको निकाला जा सकता है। अंग्रेजों ने उसको कोशिश की लेकिन वे सफल नहीं हुए। लेकिन भारत आजादी के बाद भी मलाज खंड में उसका प्रयोग किया गया, उसको शोध किया गया, उस पर कार्य किया गया वैज्ञानिक रूप से। तो वहां पर आज मलाज खंड में सबसे अधिक तांबा निकलता है, तांबे की खदान है। आप देखिए इसमें विज्ञान क्या है। हमारे आदिवासियों ने उस विज्ञान को एक कथा के रूप में व्यक्त कर दिया। आज भी आप मलाज खंड के उस पहाड़ को देखेंगे या उस पर जाएंगे तो हर पत्थर एक साथ चमक, अलग अलग चमक दिखाई, उसमें और भी खनिज हो सकते हैं,
उसको अभी अभी भारत सरकार ने किसी कंपनी को लीज में दिया है और वहां से तांबा निकाला जा रहा है। ये है विज्ञान हमारे भारत का। तो मिथकों में विज्ञान विज्ञान छिपा हुआ है, उसको खोलने की जरूरत है, उस पर प्रयोग करने की जरूरत है, तब जाकर के हम पूरा विज्ञान, लोक विज्ञान को समझ पाएंगे। देखिए, इसको लोक विज्ञान की तरफ उन्होंने बांध दिया था, लेकिन अगर उसमें यथार्थ विज्ञान भी है तो उसका प्रयोग करके हमने देखा कि आज महाराज खंड में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी तांबा उगलने वाली खदानें हमें मिल चुकी है। ये है हमारा भारतीय विज्ञान व भारतीय लोक विज्ञान। बहुत खूब सर, बहुत खूब। हाँ संधि के रूप में बात की थी जी कि जी। आखिर इसका पुराने विज्ञान को हम भूलते क्यों जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारे मिथकों को खोलना आना चाहिए हमको। हमारे जितने मिथक हैं आदिवासियों के, वो उसके कई रहस्य छिपे हुए। उस समय की विधि यही थी कि प्रकृति के रहस्यों को कोई कथा में बांध दे। उस समय प्रयोगशालाएं नहीं हुआ करती थी। वो कथाएं जो थी, वो मिथक जो है, मिथ कथाएं थी या आख्यान, उसके बाद में आख्यान भी बने। आख्यान भी कुछ कहते हैं, लोक कथाओं में भी वो चीज होती है, वो संकेत मिलते हैं हमको। किंवदंतियों में भी हमको संकेत मिलते हैं, कहावतों में, पहेलियों में हमको संकेत मिलते हैं। तो ये सारा विज्ञान, मौसम का विज्ञान हमारे यहाँ सबसे अधिक लोक विज्ञान से बंधा हुआ है। बादलों को देख करके, पहाड़ों को देख करके, वृक्षों को देख करके, पतझड़ को देख करके क्या होगा, मौसम कैसे होगा, बीज कैसे बनेगा। और घाघ बड्डरी तो उसके महान वैज्ञानिक पैदा हुए जिन्होंने प्रकृति की इन चीजों को लेकर के ही पूरा विज्ञान लिखा है। लोग कवि हुए हैं घाघ बड्डरी, जिन्होंने ये कहा कि इतने इतने समय में अगर ये दिखेगा तो ये परिणाम होंगे मौसम में। बहुत दृष्टि, उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किए, लेकिन जो अनुभव था लोक का, उस अनुभव को उन्होंने दोहे पंक्तियों में, चौपाइयों में बांध दिया। वो घाघ और भंडरी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। उनके संग्रह भी हैं और उनकी कहावतें भी अभी भी प्रचलित हैं, बहुत सारी प्रचलित। बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ कि ये ज्ञान वो कहीं समाप्त नहीं हुआ है, अभी हमारे बीच है। खोलने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, फिर से परीक्षण करने की जरूरत है। मैं सोचता हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को वो काम करना चाहिए। आप जैसे दृष्टिवान लोग काम करेंगे तो उसके परिणाम भी हमको अच्छे मिलेंगे और हम फिर से अपने उस पुरातन ज्ञान को जीवित कर पाएंगे। बहुत बहुत आभार सर। हमारे एक मित्र हैं संजय बाघमरे जी, वो पूछना चाहते हैं, बल्कि जिज्ञासा ही है उनकी, कि लोक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान में जो अंतर दिखाई देता है, उस अंतर को कैसे कम किया जा सकता है। हाँ, अच्छा प्रश्न, बहुत धन्यवाद। देखिए, लोक विज्ञान तो अपना काम कर रहा है। लोक विज्ञान ने महायुद्ध नहीं रचे। बहुत बड़ी बात कही सर और आप, बहुत जबकि बड़ी। लोक विज्ञान तो ये अपील कर रहा है कि भाइयों, आपने चरम ज्ञान जरूर प्राप्त कर लिया है, लेकिन आखिर मनुष्यता को बचाना है। ये लोक विज्ञान ही कर सकता है। ये कसीदाकारी लोक विज्ञान ही कर सकता है। विज्ञान के वस्त्र पर, है ना, फूल काढ़ने का काम लोक विज्ञान ही कर सकता है। अन्यथा मैं सोचता हूँ आधुनिक विज्ञान तो इससे भी और आगे बढ़ता चला जाएगा। और अभी भी सारी दुनिया असुरक्षा में है। अभी आप देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं कि दुनिया में हम असुरक्षा में, विज्ञान के कारण असुरक्षित हो गए हैं। कब कौन परमाणु बम आप पर डाल देगा, और इसका प्रयोग भी कर चुका है, हो चुका है जापान में, जो लाखों लोग उस समय मारे गए। तो इसका प्रयोग विज्ञान का मनुष्य के हाथ में है।
तो मनुष्य की बुद्धि को यदि कोई सदरास्ता दिखा सकता है, कोई सद्मार्ग सन्मार्ग दिखा सकता है, तो वो लोक विज्ञानी है। विज्ञान की चाबी भी किसके हाथ में है? मनुष्य के हाथ में है ना। आप बताइए, मनुष्य के हाथ में है ना। तो उस मनुष्य को जिसके हाथ में लाल चाबी है या विध्वंस की चाबी है, उसको ये ज्ञान देना पड़ेगा, या ये एक लोक विज्ञान की सीख देनी पड़ेगी, तब जाकर के आधुनिक विज्ञान और लोक विज्ञान एक होकर के काम कर सकते हैं। और ये समझ पैदा करनी पड़ेगी सारी दुनिया को कि नहीं भाई, मनुष्य बचा तो सब कुछ बच जाएगा, अगर मनुष्य समाप्त हो गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि एक एक भाषा के समाप्त होने से एक पूरी संस्कृति नष्ट हो जाती है। अगर एक मनुष्य भी नहीं बचने देंगे आप, तो दुनिया में मानवीय संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी। आपको विज्ञान को जो अतिशय शिखर पे पहुंच गया है, उसे एक दिन निश्चित रूप से लोक विज्ञान के चरणों में आना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि, और उससे बढ़कर के ये बात है कि हम जितने भी प्रगतिशील हो चुके हैं मनुष्य के रूप में, फिर से कभी न कभी आदिम मनुष्य की संस्कृति के किनारे पे जाना पड़ेगा। इसके लिए भी तर्क यह है कि आदिम मनुष्य ने कभी भी महायुद्ध नहीं रचा, और हमने तो महाभारत से लगा के आज तक ये चौथे महायुद्ध तक की कगार पे पहुंच गए, विश्व युद्ध के। तो उसको बचाने के लिए आपको अपनी जमीर, अपना सोच, अपनी समझ और अपनी सहिष्णुता को बहुत चरम पर पहुंचाना पड़ेगा मनुष्य के रूप में, तब जाकर के विज्ञान और लोक विज्ञान का समन्वय हो पाएगा, मैं सोचता हूँ। और इससे बढ़कर के और कोई बात हो नहीं सकती। हमारे सारे वैज्ञानिक, हमारे सारे बुद्धिजीवी और हमारे सारे राजनीतिक लोग इसके पीछे अगर नहीं होंगे और उसकी बौद्धिकता समन्वयवादी नहीं होगी, तब तक ये विज्ञान ध्वंस की तरफ बढ़ता ही चला जाएगा। आधुनिक विज्ञान और लोक विज्ञान धरा रह जाएगा। मैं सोचता हूँ सबसे बड़ी चिंता आज के समय में यही करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ज्ञान का कांड ऐसा है कि जैसा कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो ज्ञान चर्चा ऐसी ही चीज है कि आप बात प्रश्न दर प्रश्न रखें, जिज्ञासा दर जिज्ञासा रखें, और बात कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन एक दिए हुए समय के भीतर जो बात, जो ज्ञान, जो विचार, जो दृष्टि आपने हमें दी है, हम सबको प्रदान की है, वो अपने आप में अमूल्य है, और उसके लिए आभार शब्द बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी औपचारिक तौर पर आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के IQAC सेल आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की तरफ से मैं आपका आज के इस व्याख्यान के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करते हैं कि कभी फिजिकल मोड में भी आपको हम बुलाएंगे और आपसे हम वार्ता कर पाएंगे, सुन पाएंगे, समझदारी और भी विकसित कर पाएंगे। इसके अलावा कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर का पुनः धन्यवाद। उनकी प्रेरणा से ही इस तरह की गतिविधियों का हम लोग आयोजन कर पाते हैं। IQAC सेल की कन्वीनर प्रोफेसर विनीता तुली मैम का भी आभार, और पिछले 2 सत्र के जो संचालक थे, जिन्होंने दोनों सत्रों को बड़ा ही जीवंत बनाया और प्रश्नों के माध्यम से, जिज्ञासाओं के माध्यम से ज्ञान के उस पहलुओं को भी प्रकाशित करने का मौका दिया और लोगों तक पहुंचने का मौका दिया, जिसकी जिज्ञासा लिए हम सब इसमें आए हुए हैं। डॉक्टर सैयद मुबीन जहरा, जिन्होंने प्रथम सत्र का संचालन किया था, उनका भी हृदय से आभार, और डॉक्टर प्रियंका जी का भी विशेष आभार, जिन्होंने सर से बातचीत करते हुए प्रश्नों की बौछार लगाई, और उन प्रश्नों की बौछार की वजह से सर उन चीज़ों को भी कहने में सफल हुए जो उन्होंने सोच नहीं रखा था कि इसे मैं रखूंगा। तो आप दोनों का भी हृदय से बहुत बहुत आभार। सभी प्रतिभागी मित्रों का, जिनकी उपस्थिति और जिनके प्रतिभागिता की वजह से इतना सार्थक कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम, वरुण कुमार जी, आबिद भाई, अमित कुमार जी, रविंदर पंत जी, और जो भी मित्र लोग हैं जो इस पूरे कार्यक्रम का संचालन करते हैं, जिनकी वजह से हम इस सफल आयोजन को अंजाम तक पहुंचा पाते हैं, उन सबका भी हृदय से बहुत बहुत आभार। और अंत में पुनः आप सबका धन्यवाद। और कल की छुट्टी है, कल संडे है, बड़ी खुशी की बात है, मुझे ये सोच के ही अच्छा लग रहा है कि कल संडे है।
तो आप सबको भी अच्छा महसूस हो रहा होगा। अब हम लोग सोमवार को फिर 2 बजे वाले सत्र में फिर से मिलते हैं और बात करते हैं। सर, आपका हृदय से पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आबिद भाई, आप कार्यक्रम को अंतिम